हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडबल क्लासेज में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लर्न वेल एसएसटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 जो कि जियोग्राफी का पार्ट है, तो वो हम इस चैप्टर में कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स के वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है आपका एसएसटी सब्जेक्ट का। तो उसमें सारे जो एसएसटी के वीडियोज़ हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे हर चैप्टर्स के। तो आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके हर चैप्टर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम है लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारे वर्ल्ड में काफ़ी सारी ग्रासलैंड्स हैं और उन ग्रासलैंड्स का एटमॉस्फेयर कैसा रहता है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में उसी को पढ़ने वाले हैं और वहाँ पर मिलने वाले वेजिटेशंस एंड प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में जो ग्रास लैंड होता है वो एक्चुअली में होता क्या है। तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि ग्रास और लैंड, ठीक है। ग्रास मीन्स ग्रासेज और लैंड मीन्स लैंड, यानी कि हमारे अर्थ सरफेस का वह पार्ट जहाँ पर ज़्यादातर ग्रासेज डोमिनेंट टाइप की स्पीसीज होती है, तो उसे हम बोलते हैं ग्रास लैंड, ठीक है। सच biomass are distinct natural region characterized by the vegetations and grasses और scattered trees, यानी कि इस तरह के जो बायोमास में ज़्यादातर जो होता है नेचुरली वेजिटेशंस होती है छोटी छोटी, यानी कि स्मॉल प्लांट्स होते हैं। एंड वेजिटेशंस जो होती है वो कुछ ग्रासी टाइप की होती है, मतलब घास होती है, ठीक है। और कुछ स्कैटर्ड ट्रीज होते हैं, मतलब ट्रीज भी फैले हुए होते हैं। These ones accounted for 25 ऑफ द टोटल लैंड सरफेस, यानी कि ग्रास लैंड जो होता है वो हमारे टोटल लैंड सरफेस का 25% पार्ट को ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि इतने पार्ट को घेरते हैं। द ग्रासलैंड्स इकोसिस्टम इज ए रीजन हैविंग सर्टेन डोमिनेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक टाइप ऑफ ग्रासेज, यानी कि ग्रासलैंड्स में एक टाइप का डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो है ग्रास, यानी कि घास, ठीक है। यानी कि घास के मैदानों में घास तो डोमिनेंट होगा ही, यानी कि वहाँ पर घास का होना तो कंपलसरी होगा। फेयरली लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, फेवरेबल क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, यानी कि ये एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया होता है जिसकी एक तरह से ग्रास के डोमिनेंट के लिए फेवरेट होता है, यानी कि यहाँ पर घास उगती है और उनके लिए क्लाइमेट फेवरेट होता है। द मिड लैटिट्यूड 40 डिग्री टू 50 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ और टेम्परेट ग्रासलैंड आर नोन बाय द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, यानी कि जो टेम्परेट जो ग्रासलैंड्स हैं उनको अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड्स होते हैं उनको प्रेरीज कहा जाता है। एंड साउथ अमेरिका में जो ग्रासलैंड्स होते हैं उनको पम्पास कहा जाता है। एंड यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया में जो ग्रासलैंड्स हैं उनको स्टेपीज कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही हंगरी कंट्री में जो ग्रासलैंड्स हैं उनको पस्टेज कहा जाता है। ऐसे ही साउथ अफ्रीका में बेल्ट्स कहा जाता है। तो ये क्या है कि अलग अलग नेम हैं, ठीक है। ग्रासलैंड तो ग्रासलैंड ही होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंट, अकॉर्डिंग टू कंट्री इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स कहा जाता है, इन ग्रासलैंड्स को। तो इस चैप्टर में हम इसी के मतलब प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका और बेल्ट्स साउथ अफ्रीका, इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला हम देख रहे हैं प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में जो प्रेरीज होते हैं, यानी कि प्रेरीज ग्रासलैंड्स होते हैं, उनके बारे में। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज नोन एज प्रेरीज, यानी कि अमेरिका में जो पाए जाते हैं ग्रासलैंड उनको प्रेरीज कहते हैं। दीज आर एक्सटेंसिव एरियाज ऑफ ड्राई लैंड, यानी कि ये एक तरह से ड्राई लैंड होता है। डिवाइड ऑफ मैनी ट्रीज, यानी कि यहाँ पर काफ़ी सारे पेड्स होते हैं। सम पार्ट्स आर यूज्ड फॉर ग्रेजिंग और पास्चर एंड फॉर ग्रोइंग ग्रेन क्रॉप्स लाइक वीट है, कॉर्न है, राई है, ठीक है। मतलब इसमें कुछ पार्ट्स में तो आपका ग्रासलैंड होता है, कुछ पार्ट में आपकी कल्टीवेशन मतलब एग्रीकल्चर खेती भी होती है। अदर पार्ट इन रिसेंट ईयर्स हैव टर्न इनटू इंडस्ट्रियल हब्स,
बाकी के कुछ पार्ट हैं उनको इंडस्ट्रियल हब एक तरह से बनाया गया है जहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपकी एक्टिविटीज़ होती है। वीट इज ए विंटर क्रॉप इन अमेरिका, अमेरिकन प्रेरीज यानी कि अमेरिकन प्रेरीज हैं, ग्रासलैंड्स हैं, वहाँ पर वीट एक विंटर में उगाई जाने वाली फसल है, जबकि आपके स्प्रिंग सीजन में स्प्रिंग क्रॉप्स इन कैनेडियन प्रेरीज और स्प्रिंग क्रॉप्स कैनेडियन प्रेरीज में होती है, मतलब कैनेडियन पार्ट में होती है। लोकेशन की अगर बात करें हम तो प्रेरीज आर लोकेटेड इन ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका के जो ग्रेट प्लेन्स हैं तो ये वहाँ लोकेट करता है। एंड जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 25 नॉर्थ टू 65, यानी कि नॉर्थ साइड में 25 डिग्री से लेकर 65 डिग्री के बिटवीन हमारा ये ग्रासलैंड लोकेट होता है। एंड अगर हम वेस्ट पार्ट की बात करें तो 97 से लेके 105 वेस्ट तक ये जो हमारा प्रेरीज है वो होता है। और ये 8393.71 स्क्वायर किलोमीटर जो पार्ट है इसमें ये फैला हुआ है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ यूएसए एंड साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ कनाडा इंक्लूड द लेक रीजन एंड क्लासीफाई एज द प्रेरीज, मतलब कनाडा का और यूएसए का जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम एक तरह से प्रेरीज कहते हैं। आगे हम देखते हैं फिजियोग्राफी। तो यहाँ पर 3 टाइप के प्रेरीज हैं। पहला है एक तो टॉल ग्रासेज वाला, एक है मिक्स्ड ग्रासेज वाला और एक है शॉर्ट ग्रासेज वाला, यानी कि जहाँ पर लंबी लंबी घास उगती है वो टॉल ग्रासेज हैं, जहाँ पर छोटी घास उगती है वो आपके शॉर्ट ग्रासेज लैंड है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्लाइमेट के बारे में थोड़ा, कि यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो किस टाइप का होता है, यानी कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनिंग सिस्टम जो होता है वो किस टाइप का होता है। We can locate at the center of the continent. This region experience a continental टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी कि यहाँ का जो क्लाइमेट का टाइप होता है वो कॉन्टिनेंटल होता है। द रीजन इज डोमिनेट बाय द ड्राई वेस्टरलाई विंड्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सूखी मतलब एक तरह से ड्राई जो है विंड्स चलती है, हवाएं चलती हैं। द वार्म विंड्स चेंज द ग्रासेज इनटू हाई, मतलब यहाँ पर जो गर्म हवाएं होती है वो ग्रासेस को एक तरह से उनके कलर को चेंज करती है। और रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि जो ड्राई एयर के कारण, ड्राई विंड्स के कारण जो यहाँ पर जो रेनफॉल होता है एक तरह से वो भी डिक्रीज होता है, यानी कि बारिश कम होती है। ठीक है, एंड सेशनल प्रिसिपिटेशंस पैटर्न्स वेरी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और साउथ से लेकर नॉर्थ तक जो आपका रेनी सिस्टम है यानी कि प्रिसिपिटेशन पैटर्न है वो एक तरह से वेरी करता है, मतलब बदलता रहता है। ठीक है, विंटर्स टेम्परेचर ड्रॉप अप टू -20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि विंटर्स में टेम्परेचर जो है बिल्कुल नेगेटिव में यहाँ पर चला जाता है, -20 डिग्री सेल्सियस के करीब। और जबकि समर्स में यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर हो जाता है। कहने का मतलब कि गर्मी भी यहाँ पर तेज़ पड़ती है ज़्यादा, और सर्दी होती है वो भी यहाँ पर ज़्यादा तेज़ होती है। लोकल विंड चिनुक ब्लोज इन दिस रीजन, ये अंडरलाइन कर लेना कि जो प्रेरीज है उसमें जो लोकल विंड्स चलती है उन्हें यहाँ पर चिनुक कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में गर्मियों में जो हवा चलती है गर्म हवा, उसको हम लू कहते हैं, तो यहाँ पर जो हवा चलती है उसे हम चिनुक कहते हैं। ठीक है, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द क्रॉप्स, यानी कि ये चिनुक जो हवा है एक तरह से फसलों के लिए बेनिफिशियल होती है। इन मेल्टिंग डाउन द स्नो, क्योंकि स्नो जो होता है इन हवाओं के कारण क्या होती है, मेल्ट होती है, और स्नो के मेल्ट होने से पानी की क्वांटिटी बढ़ जाती है इन प्लेसेज में। ठीक है, तो ये यहाँ का टेम्परेचर है। अब हम बात करते हैं यहाँ की सॉइल के बारे में। ठीक है, तो देखो प्रेरीज जो ग्रासलैंड्स है, ठीक है, तो यहाँ की सॉइल जो होती है ओरिजिनल सॉइल है, हैव डेवलप्ड फ्रॉम द पेरेंट मटेरियल लाइक लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन एंड सेल, यानी कि जैसे हमारे अर्थ सरफेस की जो सॉइल होती है ओरिजिनल, जो कि पेरेंट मटेरियल जैसे लाइमस्टोन से जो चूना पत्थर से बनी होती है, सैंडस्टोन से बनी होती है, तो उसी टाइप की यहाँ पर सॉइल होती है। दे आर वेरी डिप एंड रिच
विथ मिनरल्स, मतलब ये जो मिट्टी होती है उसमें मिनरल्स की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, जो कि यहाँ पर क्रॉप्स के लिए सूटेबल है, यानी कि फसल यहाँ पर अच्छे से पैदा हो सकती है। बात करते हैं फ्लोरा और फौना के बारे में। फ्लोरा मीन्स फ्लोरा फ्लोरा इज रेफर्स टू बी प्लांट किंगडम एंड फ्लोरा एंड फौना इज रेफर्स टू एनिमल किंगडम, यानी कि यहाँ पर पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स की अगर बात करें तो ग्रासलैंड वेजिटेशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टॉल, मिक्स्ड एंड द शॉर्ट ग्रासेस। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, यहाँ पर 3 तरह की घास के मैदान होते हैं। द टॉल ग्रासेस आर ट्रू प्रेरीज, यानी कि जो लंबे लंबे घास के मैदान होते हैं वो ही असली में प्रेरीज हैं, एंड आर द सेंटर ऑफ द इकोलॉजी ऑफ द रीजन, और वो पूरी इकोलॉजी के सेंटर पॉइंट होते हैं। कौन? टॉल ग्रासलैंड, बिकॉज इट इज पैच ऑफ ग्रासलैंड दैट डिटरमाइन द हेल्थ ऑफ द फुल प्लेन, यानी कि ये जो ग्रासलैंड का पार्ट है, कौन सा ग्रासलैंड? टॉल ग्रासलैंड, ठीक है। ये एक तरह से ग्रासलैंड के इस पार्ट की हेल्थ को मेंटेन करता है, ठीक है। फ्यू डेसिडियस ट्रीज सच एज, जैसे मैपल हैं, पोलर हैं, बिलो हैं, आर कॉमनली फाउंड इन हेयर, मतलब ये कुछ ट्रीज के नाम हैं, मैपल, ठीक है, पॉपुलर एंड बिलो, तो ये यहाँ पर पाए जाते हैं। द ग्रासलैंड सपोर्ट डिवर्स पॉपुलेशन ऑफ फौना, यानी कि ग्रासलैंड पर जो है एनिमल्स का पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे मोस्टली बर्ड्स, ठीक है। ज़्यादातर इस ग्रासलैंड में मोस्टली बर्ड्स होते हैं। अमोंग मैमल्स, यानी कि इनमें से कुछ मैमल्स भी होते हैं, जैसे विसन है, एंड विच आर वंस फाउंड इन लार्ज हर्ड्स, एंड बाज एस्टिमेटेड अराउंड 40 to 60 मिलियन इन नंबर, यानी कि जो विसन है, मैमल्स हैं, कुछ यहाँ पर जो पाए जाते हैं वो हर्ड्स में पाए जाते हैं, मतलब झुंडों में पाए जाते हैं, और इनका जो नंबर है कुछ इतना काउंट किया गया है। इज नाउ ऑन द एंडेंजर्ड लिस्ट इन यूएसए। अदर स्मॉलर एनिमल्स ऑफ दिस इकोसिस्टम आर कोयोट्स, मतलब ये कुछ छोटे एनिमल्स हैं, कोयोट्स हैं, ठीक है, गोफर्स हैं, रैबिट्स हैं, बीटल्स हैं, आंट्स हैं, ठीक है, एंड प्रेरीज डॉग्स हैं दैट लुक लाइक लार्ज रोडेंट्स, यानी कि ये सभी एक तरह से यहाँ पर पाए जाते हैं। मोस्ट प्लेसेस आर नाउ डोमिनेटेड बाय द हर्ड्स ऑफ कैटल, यानी कि ज़्यादातर जो प्लेस्ड हैं वो कैटल के हर्ड से, मतलब यहाँ पर एनिमल्स के झुंड पाए जाते हैं, स्पेशली मिक्स्ड ग्रास जोन, ठीक है। मिक्स्ड ग्रास जोन वो ग्रास जोन होते हैं जहाँ पर शॉर्ट ग्रासलैंड्स और लॉन्ग ग्रासलैंड्स, यानी कि दोनों ही टाइप के ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, यानी कि छोटी और बड़ी जो घास पाई जाती है उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्रास जोन। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो ये है बिशन और ये है आपका प्रेरी डॉग, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही थी कि यहाँ पर ये वाला जो डॉग है ये पाया जाता है, और ये एक तरह से रोडेंट के टाइप का है, मतलब जैसे चूहे होते हैं ना, कुछ इसी टाइप का है ये भी, ठीक है। और ये विशन है जो कि इन ग्रासलैंड्स में पाया जाता है। आगे देखते हैं लाइफ ऑफ पीपल, यानी इस ग्रासलैंड में जो है लोगों की लाइफ कैसी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंसान नहीं पाए जाते हैं ना, ग्रासलैंड में इंसान तो होते ही हैं। तो मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड इज प्राइवेट ओवरशिप, यानी कि जहाँ तक यहाँ का लैंड है वो प्राइवेट ओवरशिप है, मतलब लोग यहाँ पे रहते हैं तो लोगों के द्वारा ही उस लैंड को ऑनर किया गया है। मेजॉरिटी ऑफ द ओनर्स लिव इन एक्सटेंसिव फार्म्स कॉल्ड रेंचेज, ठीक है, यानी कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो फार्म्स में रहते हैं जिन्हें रेंचेज कहते हैं। एक्चुअली द सेटलमेंट आर सेपरेटेड फ्रॉम द फार्म्स अंडर क्रॉप कल्टिवेशन, यानी कि जिस खेत में ये खेती करते हैं तो उससे थोड़ा सेपरेट इनका रहने की जगह होती है। द फीचर्स आर द नेचुरल ग्रासेज एंड सुफिशियंट टू फीड देयर लार्ज हर्ड्स ऑफ द लाइव स्टॉक। ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मतलब पालतू जानवर भी रखते हैं, ठीक है, तो खेतों में खेती करते हैं और वहाँ से इनको एक तरह से चारा भी मिलता रहता है, स्पेशली फूड, मीट, वाटर एंड अदर नेसेसरी रिसोर्स फॉर लिविंग सप्लीमेंट्स बाय मैन मेड रिसोर्स लाइक ए हाउस वेयर द अमेरिकन काउबॉयज लिव्स, यानी कि इनके पास अपना एक घर होता है, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको एक ये मतलब
पालते हैं और उनके द्वारा जो मीट है, दूध है, ठीक है, उनको ये एक तरह से बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। इन द कैनेडियन प्रेरीज रीजन द इंट्रोडक्शन ऑफ द कैनेडियन प्रेरीज रेलवे in 1881 lead to the development of the region and settlement of the people there। यानी कि जो कनाडियन प्रेरीज रीजन था उसमें एक तरह से पैसिफिक रेलवेज उसमें से होके जाता है, मतलब रेलवेज ने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया है और लोगों का सेटलमेंट एक तरह से वहाँ पर किया है। कैनेडियन रेंचेज आर वेरी लार्ज, यानी कनाडियन में जो रेंचेज होते हैं, रेंचेज मतलब रहने के जो घर होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। सम हैव कम अप अराउंड लेक्स, यानी कि जो कि नदियों के लेक्स के पास में सेटलमेंट किए गए हैं। द पीपल ऑफ दिस रीजन आर वेरी हार्ड वर्किंग, यानी कि यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। एंड हैव हार्स द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइज द नेचुरल रिसोर्स, यानी कि वो अपने रिसोर्स का यूटिलाइज करते हैं, टेक्नोलॉजी में योगदान भी देते हैं। फार्मिंग एंड लाइव स्टॉक आर द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ देयर पीपल, यानी कि यहाँ के लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो है खेती करना और जानवरों को पालना। फार्मिंग इज डन ऑन ह्यूज फार्म्स आर एंड ऑपरेशंस आर कैरिड आउट यूजिंग मशीन्स, यानी कि फार्मिंग जो होती है एक बड़े फार्म के रूप में होती है, बड़े बड़े फार्म होते हैं जहाँ पर मशीनों का भी यूज किया जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। मैकेनाइजेशन हैज कंट्रीब्यूटेड टू एक्सटेंसिव कल्टिवेशन ऑफ द व्हीट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रेरीज। एनिमल रियरिंग इज द चीफ ऑक्यूपेशन, यानी कि अगर हम देखें कनाडियन जो प्रेरीज हैं उनके वेस्टर्न पार्ट में, तो वहाँ पर एनिमल रियरिंग मतलब जानवरों को पालना ही एक तरह से सबसे अच्छा ऑक्यूपेशन है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो ड्राई होता है। एंड बिसाइड दिस पोल्ट्री एंड डेयरी फार्मिंग आल्सो डन, और इस जानवरों को तो पालते हैं, साथ ही साथ जो पोल्ट्री और डेयरी फार्म भी यहाँ पर इन लोगों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा एक तरह से मात्रा में प्रोडक्शन यहाँ से होता है। डेयरी फार्मिंग इज ए मेजर इंडस्ट्री एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि इन एरियाज में एनिमल्स को पालते हैं, सो यहाँ पर डेयरी और डेयरी से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका डेवलप ज़्यादा हुआ है। बिसाइड एग्रीकल्चर माइनिंग ऑफ द मिनरल्स इज आल्सो डन हेयर, मतलब यहाँ पर माइनिंग भी होती है, ठीक है। विनिपेग इज द मॉडर्न सिटी, यानी कि विनिपेग एक सिटी का नाम है जो कि जैसे गेटवे ऑफ द कनाडियन प्रेरीज, मतलब कनाडियन प्रेरीज का गेटवे बोलते हैं, जो भी जहाँ पर जो है मिनरल्स को माइन किया जाता है। तो बच्चों अब तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है हमने प्रेरीज के बारे में। अब हम पढ़ते हैं वेल्ड्स के बारे में, जो कि साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है। तो यानी कि प्रेरीज भी ग्रासलैंड्स होते हैं और बेल्ट्स भी ग्रासलैंड्स होते हैं, बट ये साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो देखो साउथ अफ्रीका इज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि जो हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन है उसमें साउथ अफ्रीका आता है। एंड बेल्ट्स आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इज आल्सो नोन एज द साउथर्न गेटवे ऑफ द कॉन्टिनेंट, मतलब ये सदर्न गेटवे होता है कॉन्टिनेंट का। द नेम बेल्ट्स वाज कोइंड बाय द डच सेटलर्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। यानी कि जो ये बेल्ट्स इसको नाम दिया गया है वो एक तरह से डच सेटलर्स के द्वारा ये नाम दिया गया है। आगे हम देखते हैं लोकेशन के बारे में। तो अगर हम ग्लोब में देखें तो इसका जो लोकेशन है जियोग्राफिक कोऑर्डिनेशन जियोग्राफिक लोकेशन वो 30 डिग्री एंड 55 साउथ से लेके 29 डिग्री ईस्ट तक इसका लोकेशन है, मतलब वहाँ उस रीजन में ये जो है बेल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड द ग्रासलैंड ऑक्यूर्स ऑन ए प्लेट्यू ऑन द लीवार्ड साइड ऑफ द ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स, यानी कि जो ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स है उसके प्लेटू पर ये ग्रासलैंड होता है। एंड द रीजन इज बॉर्डर्ड बाय द नामीबिया, ठीक है, नामीबिया कंट्री के द्वारा ये बॉर्डर्ड है। नामीबिया है, बोट्सवाना है, जिम्बाब्वे है, ठीक है, और मोजाम्बिक है। इन द वेस्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन, वेस्ट पार्ट में इसके अटलांटिक ओशन है। एंड इन द ईस्ट में इसका है इंडियन ओशन, ठीक है। तो मतलब ये जो ग्रासलैंड है पूरी तरह से एक तरह से बॉर्डर्ड है, मतलब इसके चारों तरफ
ये कुछ कंट्रियां हैं जैसे नामिया है, बोट्सवाना है, जिम्बाब्वे है, ठीक है, मोजम्बिक है, ठीक है, और वेस्ट पार्ट में अटलांटिक है और एक तरह से ईस्ट पार्ट में ओशन, इंडियन ओशन है। तो ये इसका लोकेशन है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं फिजियोग्राफी के बारे में। तो बेल्ट्स ग्रासलैंड्स रीजन इज डिवाइडेड इनटू 3 फिजियोग्राफिक, जैसे हमने देखा था प्रेरीज भी 3 फिजियोग्राफिक्स में डिवाइडेड थी, उसमें टॉल ग्रास से एंड मिक्स्ड ग्रासलैंड्स एंड शॉर्ट ग्रासलैंड्स थे। इसी टाइप से इसको भी 3 फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइड किया गया है। एक तो हाई बेल्ट्स बिटवीन 1200 मीटर एंड 2500 मीटर, एक है आपका मिडिल, ठीक है, जिसमें जो है आपकी हाइट है वो 600 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक है, और एक लोअर बेल्ट है जिसमें हाइट और भी कम है, यानी कि सिर्फ 150 से 60 मीटर अबव सी लेवल, मतलब सी लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है। सी लेवल से अगर इतनी हाइट पे जो ग्रासलैंड्स हैं उन्हें हाई बेल्ट्स कहते हैं, और सी लेवल से 600 से और 1200 के बिटवीन जो हाइट पे जो ग्रासलैंड्स हैं उन्हें मिडिल बेल्ट्स के में माना जाता है। मोस्ट ऑफ द रीजन हैज़ अंडरलाइंग सेडिमेंट्री रॉक्स, दिस रीजन बीइंग द सदर्न हेमिस्फेयर हैज़ सीजन अपोजिट टू द दैट नदर्न हेमिस्फेयर, मतलब मोस्ट रीजन में यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स ही पाई जाती है। क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो देखो, द साउथर्न वेस्टर्न फोल्ड माउंटेन्स इन्फ्लुएंस इस क्लाइमेट, मतलब यहाँ पर जो माउंटेन्स है, ठीक है, साउथ और वेस्ट की जो माउंटेन्स है वो फोल्ड माउंटेन्स है, जिससे कि जो यहाँ का क्लाइमेट है वो इन्फ्लुएंस होता है, अफेक्ट होता है, एंड द ग्रेट escarpment form a physical of Drakensberg barrier to moisture laden winds from the ocean, यानी जो ओशन से एक तरह से हवाएं चलती है, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं उनको, मतलब ह्यूमिडिटी वाली हवाएं चलती है, तो वो इस पार्ट पर नहीं आती है। सो द वास्ट ग्रासलैंड हैव ए कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो यहाँ पर भी क्लाइमेट कॉन्टिनेंटल टाइप का होता है, यानी कि समर्स में यहाँ पर गर्मी पड़ती है और विंटर्स में यहाँ पर कोल्ड होता है, ठीक है। इस टाइप के जो क्लाइमेट्स होते हैं उसे कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट कहते हैं, जहाँ पर गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों में कम गर्मी पड़ती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉइल के बारे में। तो प्रेरीज में जो सॉइल्स थी वो सेडिमेंट्री रॉक्स की बनती थी, तो वहाँ पर अच्छी वाली सॉइल्स थी, मतलब ओरिजिनल सॉइल थी वहाँ पर। और यहाँ पर अगर सॉइल की बात करें तो हाई जो बेल्ट है एंड मिडिल बेल्ट, इनमें जो सॉइल है वो उसकी क्वांटिटी पुअर है, ठीक है, इन दोनों में, हाई बेल्ट में और मिडिल बेल्ट में। लेकिन लो बेल्ट में जो सॉइल है उसकी क्वांटिटी बेटर है, क्योंकि यहाँ पर सॉइल है वो मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर रिटेनिंग उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, मतलब लोअर बेल्ट वाली जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर को रिटेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए ये अच्छी है। आगे हम बात करते हैं फ्लोरा फौना की। तो द इंटरफेरेंस बिटवीन द ग्रासलैंड एंड द अदर इकोरीजन्स कंट्रीब्यूट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द फ्लोरा एंड फौना, यानी कि यहाँ पर जो ये ग्रासलैंड्स हैं उनके एक तरह से क्लाइमेट कंडीशन भी डिफरेंट है, तीनों के अलग आपने देखा था, तो इसके कारण यहाँ पर काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है फ्लोरा और फौना की। दीज आर द डेसिडियस ट्रीज, यानी कि डेसिडियस ट्री सर्फ्स हैं और हर्ब्स हैं या वुडी प्लांट है, तो सब तरह के प्लांट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर लियोपार्ड्स है, लॉयंस है, कुडू है, चीता है, ये सारे एनिमल्स भी जो इस पार्ट में देखने को मिलते हैं। ये है कुडू, ठीक है, जो कि हमें एक हिरन जैसा दिखाई देता है, ठीक है, हमारे इंडिया में। तो मैरिनो शिप भी यहाँ पर पाई जाती है, और ये एक माइन का यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है, किम्बरले माइन, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं जिनको माइन किया जाता है। देखो, साउथ अफ्रीका इज द वर्ल्ड फेमस फॉर रिच रिसोर्स। जोहान्सबर्ग इज कॉल्ड द गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि स्वर्ण नगरी कहते हैं एक तरह से जोहान्सबर्ग को, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड और डायमंड्स की जो माइंस है और यहाँ पर गोल्ड और डायमंड्स को माइन किया जाता है। और यहाँ के लोग का ऑक्यूपेशन ही कुछ यही है। किम्बरले इज द फेमस डायमंड माइन इन साउथ अफ्रीका, यानी किम्बरले जो है साउथ अफ्रीका की डायमंड माइन है। और यहाँ से कुछ मात्रा में यूरेनियम वगैरह, मैंगनीज है, सिल्वर है, ठीक है। तो ये जो रेयर मेटेरियल्स है ये भी माइन किए जाते हैं। तो यहाँ पर मिनरल्स का ज़्यादा ऑक्यूपेशन है। आगे हम बात करते हैं लाइफ ऑफ पीपल की। तो मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड टुडे आर फेंस्ड एंड सब डिवाइडेड इनटू पैडॉक्स, यानी कि यहाँ के जो ग्रासलैंड्स हैं वो ऑलरेडी फेंस्ड हैं, मतलब उनकी एक तरह से बाउंडेड हैं वो, ठीक है, मतलब कवर्ड हैं, बाउंडेड हैं, ठीक है, जिन्हें हम पैडॉक्स कह सकते हैं। जैसे किसी भी खेत की चार दीवारी होती है ना, तो इसी प्रकार से यहाँ के ग्रासलैंड की एक तरह से चार दीवारी है। मतलब वो इंटर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए उसमें इंटरफेयर एक तरह से नहीं हो सकता है, ठीक है। साउथ अफ्रीकन वेल्ट इज ए प्लेटू रीजन एंड इट इज़ ए वेल इनहेबिटेड, मतलब साउथ अफ्रीकन जो वेल्ट रीजन है वो एक तरह से वेल है इनहेबिटेट के लिए, मतलब लोगों के लिए रहने के लिए। द मेन पास्टोरल एक्टिविटी ऑफ बेल्ट इज कॉन्फिडेंट विद इन द वास्ट ट्रैक्ट ऑफ द लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग, ठीक है। यहाँ पर जो ज़्यादातर ऑक्यूपेशन है वो कुछ ग्रेजिंग के लिए है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजिंग लैंड है। अमोंग द एनिमल्स जैसे शिप है, गॉड्स है, ठीक है, एंड लोग एक तरह से इनको रखते हैं और यहाँ पर इनको पालते हैं। देयर मीट, मिल्क, वूल एंड हाइड्स। द मेन ब्रीड ऑफ द शिप दैट हिल्ड फाइन वूल इज मेरिनो, यानी कि यहाँ के द्वारा जो शिप की जिस ब्रीड को पाला जाता है वो मेरिनो है। और जैसा कि आपको पता है मेरिनो जो शिप है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपनी वूल के लिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर मेरिनो वूल एक्सपोर्ट की जाती हैं, वहाँ पर एक तरह से उनका प्रोडक्शन होता है। कल्टीवेशन ऑफ द रेन फेड क्रॉप्स, मतलब रेन फेड क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता है, स्पेशली मेज है, ठीक है, जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है। इज वाइडली प्रिफर्ड थ्रू द व्हीट इज आल्सो कल्टिवेटेड इन सम एरियाज। द प्राइमरीली ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, मतलब यहाँ के लोगों का जो सबसे प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो है शिप रियरिंग, यानी कि भेड़ पालन, ठीक है। और इसी के साथ साथ डेयरी फार्मिंग का जो प्रोसेस है वो भी एक तरह से सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आता है, मतलब एंड डेयरी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है लाइक बटर है, चीज़ है, ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से इन ग्रासलैंड्स में लोगों का ऑक्यूपेशन यही है, डेयरी के बड़े बड़े फार्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही ये खेती करते हैं और एक तरह से एनिमल्स को रखते हैं और उनके द्वारा जो प्रोडक्शन होता है उसको ये अपने लाइव स्टॉक में यूज करते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर से आपका कंप्लीट होता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी टाइप से बाकी के चैप्टर्स का अगर आपको वीडियो देखना है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।